नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 भाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। जो भी मित्र पिछला क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके वो क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, भाषा का संपूर्ण जानकारी मैं पिछले वीडियो में पॉइंट वाइज एक एक करके दे दिया हूं। आप लोग ये क्लास नहीं किए हैं तो ये क्लास जरूर कीजिएगा। आप किसी भी क्लास में किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के प्रश्न आते हैं, आप लोग ये क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में पार्ट 2 हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे वर्ण विचार। पार्ट 2 क्या है दोस्त? वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हम लोग एक एक करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जो भी एक क्लास कर रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे चैनल के माध्यम से जो भी रोचक जानकारी होगा, जो भी क्लास होगा, आप लोगों को समय मिलते रहेगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे क्या है, पार्ट 2 है, वर्ण विचार है। तो वर्ण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले कि वर्ण क्या होता है, वर्ण का परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया हुआ है। भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ऐसे चिन्हों को जिनके खंड किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। नहीं, भाषा आप लोग को पहले ही पाठ में पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो भाषा की मूल ध्वनियों को क्या कहने, व्यक्त करने वाले ऐसे चिन्ह जिनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी उसके टुकड़े नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे 2-3 परिभाषा हम लिखवा देते हैं, जो आप लोग को जैसे भी समझ में आए, जो परिभाषा आप लोग को याद हो वो याद कर सकते हैं। 8वां में लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो भाषा के सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। दूसरे तरीके से देख लेते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं हो उसे वर्ण कहते हैं। तो ऊपर ही बता दिया आपको कि जिसका खंड अर्थात टुकड़ा नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नोट 1 में देख लेते हैं दोस्त। नोट 1 में वर्ण को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण को कौन से लिपि में लिखा गया है? तो वर्ण को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होता है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होता है। नोट 3 में देख लेते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है दोस्त? वर्णों की संख्या 52 होती है। आगे देखते हैं दोस्त, आपको क्या पता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे। अ से लेके अ तक होता है, क से लेके आपका यहाँ पे दे रखा है या तक होता है। उसके बाद आपका सरा होता है, र होता है, ध होता है, ये चंद्र बिंदु होता है और ये कॉलन होता है। तो ये टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्ण की संख्या टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें 11 क्या होता है? आपका स्वर होता है। 52 वर्णों में कितना होता है? 11 आपका स्वर की संख्या होती है। नोट 4 में वही लिख रखा है दोस्तों कि वर्णों में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे अ से अ तक क्या होता है? वर्ण होता है। लिखित में वर्ण की संख्या 11 होती है। मौखिक में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। यानी यदि को नहीं मानते हैं स्वर, तो ये याद रखिएगा, आगे भी आपको बताएंगे। नोट 5 में देखिए, वर्णों में स्वर की संख्या नहीं, वर्णों में यहाँ पे स्वर नहीं होगा दोस्त, वर्णों में व्यंजन होगा। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 41, या आप 42 42 भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्णों में ये स्वर नहीं, व्यंजन की संख्या जैसे क से लेके ज्ञा, यदि, बदिरा, धा, चंद्रबिंदु और
कॉलन होता है। ये सब क्या होता है दोस्त? आपका व्यंजन होता है। तो यहाँ पे स्वर की जगह क्या होगा? व्यंजन। स्वर मिस्टेक से टाइप हो गया है। तो यहाँ पे वर्णों में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या है आपका? वर्णमाला। हम जानते हैं वर्ण के बारे में जान गए कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, यानी जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, क्रम के अनुसार लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। यानी क्रम के अनुसार जो वर्ण लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, अथवा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कह सकते हैं आप कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम के अनुसार लिखे गए वर्ण या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नोट में देखिए, वर्ण से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्ण से ही क्या होता है दोस्त? शब्द का निर्माण होता है। तो ये वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी था जो आप लोगों को बता दिए। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। क्या देखेंगे दोस्त? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो आप लोग कह सकते हैं कि किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी जो भी शब्द है उसको क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है, जिसको क्या कह सकते हैं आप? वर्ण विच्छेद कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हिरन है, हिरन शब्द को क्या करेंगे? अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे ह है, ह में क्या है? सही है। र में क्या है? अ है। और है, और में क्या है? अ है। तो इसको क्या किया गया? हिरन को यहाँ पे देखिए अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्त? अलग अलग कर दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, वर्ण संयोग। वर्ण संयोग क्या होता है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा है, वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। यानी जो वर्ण होता है उसके जो परस्पर मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग, ये दो चीज आपको क्या करना है? याद कर लेना। वर्ण विच्छेद यानी क्या करेंगे? वर्ण को हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, तो उसको वर्ण विच्छेद कहेंगे। और वर्ण को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वर्ण संयोग कहेंगे। वही यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। यानी जो भी वर्ण है उसको एक साथ मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। और जो भी वर्ण है उसको अलग कहते हैं उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ये दोनों में यही अंतर है, आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को अलग करेंगे, वर्ण संयोग अर्थात वर्ण को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे यही परिभाषा लिख रखा है कि वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, न में न प्लस अ, द प्लस ई यानी नदी। यानी न में क्या है? अ को जोड़ेंगे, न में अ छुपा हुआ है, प्लस द में क्या है? हिसई है। हिसई है, इसको जोड़ने पे ये क्या है? अलग अलग वर्ण है। यानी ये वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद को हम क्या करेंगे? जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया? वर्ण संयोग हो गया। इससे क्या होगा? हमारा नदी बन जाएगा दोस्त। तो नदी लिखने के लिए इतने चार वर्णों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्ण संयोग कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्णों के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्त? 3 होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर होता है। दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। तीसरा क्या होता है? अयोगवा होता है। तो तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला हमारा क्या है? स्वर। तो स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिन वर्णों का उच्चारण करने
समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हम मुंह में बिना रुके बाहर आए उन्हें स्वर कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अर्थात करते समय अन्य ध्वनि यानी किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लिया जाए अर्थात नहीं लिया जाता है और हम मुंह में बिना रुके बाहर आए यानी हमारे जो मुंह है उसमें से क्या बिना रुके बिना रुकावट के बाहर जो आता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ री ए ओ और को हम क्या कह सकते हैं, स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्त, स्वर कह सकते हैं। यानी स्वर है, ये कितने हैं, 11 है। इसकी संख्या कितनी है, 11 है। आप काउंट कर सकते हैं इसकी संख्या कितनी है, 11 है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि स्वर की संख्या हिंदी व्याकरण में कितनी होती है, तो 11 होती है। यहाँ पे नोट में आपको बताऊंगा। आगे यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। यानी वैसा वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट स्वतंत्र रूप से एकदम फटाफट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नोट एक में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जो यहाँ पे आपको बता दिए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जो ऊपर आपको बता दिए ये लिखित तौर पे कितनी स्वर की संख्या है, 11 है। कितनी है दोस्त, लिखित तौर पे स्वर की संख्या 11 होती है। और मौखिक तौर पे यहाँ पे जो लिखित तौर पे देखिए यहाँ पे लिख रखे स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। और मौखिक तौर पे यानी उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। यहाँ पे री को स्वर नहीं माना जाता है उच्चारण के आधार पे। लिखित आधार पे री को स्वर मानते हैं तो स्वरों की संख्या लिखित आधार पे 11 होती है। और उच्चारण के आधार पे री को स्वर नहीं मानते तो उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया कि लिखित तौर पे स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। कितनी है दोस्त, 10 है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। नोट 4 में देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं मानते हैं। आपको पहले ही बता दिए कि उच्चारण के आधार पे री को क्या कहते हैं, स्वर नहीं माना जाता है। और लिखित आधार पे री को स्वर माना जाता है। तो लिखित में स्वरों की संख्या लिखित आधार पे स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे देखिए उच्चारण के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। कौन कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत स्वर होता है। तो तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। दोस्तों देखते हैं ह्रस्व स्वर। यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी उच्चारण करते समय जिन स्वर में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। नोट में देख लेते हैं दोस्त, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। एग्जाम में आ जाए कि वैसा स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होती है, अ होता है, हर्षई होता है, हर्षऊ होता है और री होता है। नोट 2 में देख लेते हैं, ह्रस्व स्वर एक मांत्रिक छंद स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या है, एक मांत्रिक छंद स्वर है। ह्रस्व स्वर को हिंदी में मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्त, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, किसे कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उसे ह्रस्व दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्त, दीर्घ क्या होगा, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर
कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो ह्रस्व स्वर से कितना दुगना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होगा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें क्या ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अथवा जिस स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। नोट एक में देख लेते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। आ होता है, दीर्घई होता है, ह्रस्व होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और अ होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो वैसा स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि वैसा स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर क्या होता है, द्विमात्रिक स्वर होता है। दोस्त आगे देख लेते हैं प्लूट स्वर। तीसरा क्या है हमारा, प्लूट स्वर है। तो प्लूट स्वर किसे कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उसे प्लूट स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ह्रस्व स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ह्रस्व स्वर होता है, एक क्या हो गया आपका ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा आपका दीर्घ स्वर हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका प्लूट स्वर हो गया, तीसरा आपका प्लूट स्वर हो गया। तो ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वर के उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा आपका प्लूट स्वर यानी जिन स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूट स्वर कहते हैं। या दूसरे तरीके से आप ये भी परिभाषा देख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है अर्थात उस उच्चारण में लंबा समय लगता है उसे प्लूट स्वर कहते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं रोना, बाप रे, ओडम रे सोना इत्यादि, ये सब क्या है आपका प्लूट स्वर है। नोट एक में देख लेते हैं, प्लूट स्वर त्रिमात्रिक छंद होता है। क्या होता है, त्रिमात्रिक छंद होता है आपका। एक में क्या है दोस्त, ह्रस्व है, ह्रस्व का एक मात्रिक छंद होता है। दूसरा क्या है, दीर्घ है, दीर्घ क्या होता है, द्विमात्रिक छंद होता है। और प्लूट तीसरा क्या है आपका प्लूट है। तो प्लूट स्वर क्या होता है आपका त्रिमात्रिक छंद होता है। क्या होता है, त्रिमात्रिक छंद होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोग बता दीजिएगा, जरूर कीजिएगा। पूछ दे कि दीर्घ स्वर कितना मात्रिक छंद होता है, दीर्घ स्वर में कितना छंद होता है, तो द्विमात्रिक छंद होता है दीर्घ स्वर। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नोट एक में वही लिखा हुआ है कि प्लूट स्वर त्रिमात्रिक छंद यानी त्रिस्वर होता है। नोट 2 में प्लूट स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ते समय और पुकारने इत्यादि के समय में होता है। यानी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्लूट स्वर का उच्चारण कब होता है, तो मंत्र को पढ़ते समय होता है या किसी को पुकारते समय यानी आवाज देते समय, बुलाते समय होता है। आगे देखते हैं नोट 3 में, जिन स्वर का प्लूट के रूप में प्रयोग होता है उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाता है अर्थात उसके स्वर से 3 गुना समय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे ओडम, बिटिया, बबुआ, दीदी इत्यादि, ये सब क्या है आपका प्लूट स्वर है। तो दोस्तों आपको उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, वो सबके बारे में एक एक करके बता दिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
स्वर की मात्राएं और स्वर के और भी प्रकार होते हैं, वो सब देखेंगे। वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग, ये टोटली आपको इस क्लास में बता दिए। थोड़ा थोड़ा ही करके आप लोग को पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। जो भी मित्र, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, कृपया आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो भी क्लास हम कराऊंगा उसका वीडियो समय आपको प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे स्वर के मात्राएं और स्वर के जो अन्य प्रकार है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।